पहले तो चैनल को धन्यवाद दूंगा कि जिस ओबीसी को 70 साल से छुपाया गया था, दबाया गया था, उसकी आवाज़ आज कि ओबीसी भी राजनीति में एक हिस्सा है। नाम ही ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इसके मतलब बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड में कोई न कोई अंतर होगा। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम लेके जाएंगे। और इसी का नतीजा है कि जब संविधान बना तो बैकवर्ड रहा, उस बैकवर्ड में SC ST OBC दोनों रहा, लेकिन दलितों के नाम पर जो सत्ता बनी और उस दलितों में प्रमुख रूप से जो सत्ता के नज़दीक रही जो जातियां, वो तो अपने लोगों के अगल बगल इर्द गिर्द रहने वालों का हिस्सेदार बना के उन्हें सबल बना दिया। लेकिन और जातियां जो दलितों में SC ST में रहीं वो गांव में, वो ऐसे ही शिकार हो गए। उसी तरीके से OBC में भी जो जातियां एक दो जो सत्ता के नज़दीक रहीं, इर्द गिर्द रहीं, वो सबल हो गए, बाकी निर्बल हो गए। रही बात छोड़ के जाने वाले साथियों का, तो साथी छोड़ के जाने से पहले रिपोर्ट कार्ड दे के गए हैं। मोदी जी के मंच पर हो चाहे अमित शाह जी के मंच पर हो, हम लोग खड़े थे जब उनके हाथ में वो रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से सारे पढ़ चुके हैं कि मोदी जी, योगी जी ने पिछड़ों के नाम से क्या किया है। कि एक OBC जो आयोग था वो 30 साल से अनाथ पड़ा था और इन सपा और बसपा के सहयोग से दिल्ली की सरकार चल रही थी और किसी भी समाज का भला कोई नेता नहीं, सुरक्षा नेता नहीं उसकी आवाज़ उठा सकता है। उसके भले के लिए कानून होता है और कानून जो होता है आयोग निर्धारित करता है। आयोग से आज अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित है। जगजीवन राम जैसे बहुत बड़े प्रधानमंत्री तो उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन सुरक्षा तब रही जब अनुसूचित जात आयोग में इफेक्ट लागू कराने के लिए। ये पिछड़ा वर्ग आयोग जो था वो अनाथ पड़ा था, लेकिन मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछड़े वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा दिया। निश्चित रूप से आज संविधान का दर्जा मिला हुआ है। जो भी उसके अंदर कुछ कमियां होंगी उसके अंदर क्लाज लाएंगे, उसके अंदर धाराएं बढ़ाई जाएंगी, घटाई जाएंगी, वो बहस का विषय है। लेकिन धन्यवाद दूंगा कि पिछड़ों का ख्याल रखते हुए माननीय मोदी जी ने उस पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा दिया। निश्चित रूप से उस पर भी बोलना चाहिए जो जाने वाले साथी हैं। और साथी जो 15 दिन बाद जब चुनाव आयोग ने उनका पावर छीन लिया, पावर में थे तब तो ठीक ठीक कह रहे थे, चुनाव आयोग ने कह दिया भाई अब जनता में जाइए, वोट लेके आइए, फिर से आवाज़ बनिए, तब आपकी बात का महत्व है। तो उन्हें जनता में जाके चुन के आए, तब तो उनकी बातों का ध्यान रखा जाए। जब तक वो पावर में थे तब तक मोदी जी को रिपोर्ट कार्ड दे के गए कि बिना भेदभाव के निशाद जी निश्चित रूप से चल रहा है। लेकिन अगर यही आधार माना जाए कि भाई जब सत्ता में थे तब इधर थे, लेकिन अब जब जनता के पास जाने की बारी आई तो पाला बदल लिया है, तो आप भी तो हमेशा से इधर नहीं थे, आप भी तो दूसरे पाले में थे। देखिए, पाला बदलना मैंने आपने क्यों बदला? 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया निषाद राज के किले पर कि एक गौरवशाली इतिहास रहा जिन्होंने देश को आज़ाद कराया हो और अंग्रेजों ने उन्हें कानून बनाकर उजाड़ा हो, संविधान में सूचीबद्ध हैं, उनके साथ अन्याय हुआ। उसके लिए हम लोग राजनीति में आए। पहला चुनाव हमने 2014 में बिना पार्टी के लड़ा था, 2017 में चुनाव लड़ा। आपने देखा होगा कि एक विधायक मेरे बने और 72 सीटों में एक ऐतिहासिक हुआ, 50,000 40,000 वोट आए, 3,000 4,000 से पार्टियां हार गईं। हमने संपर्क किया 2018 के उपचुनाव में कि भाई हम लोग मैंने कहा है भाई पिछड़ों के, यही मेरा 2017 का भाषण हुआ करता था कि भाई 27% OBC जो है उसमें एक बिरादरी को कब्जा करेगी। निशाद जी, आप पाला बदलने पे नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस, BSP, सपा, BJP कोई छोड़ा नहीं आपने पार्टी किसी को पाला बदलने। वहीं आ रहा हूँ, पाला की बात जो कह रहे हैं कि 27% आरक्षण में जो एक बिरादरी कब्जा था उसे हमने आवाज दिया कि भाई पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी करने वाली समाजवादी पार्टी क्यों आज अकेले अपने लोगों का भला कर रही, बाकी को छोड़ रही, कोई 5 काम नहीं किया। जब ये हार गए 2017 में, हमसे संपर्क किया, इन लोगों ने वादा किया भाई अब हम लोग मिलजुल के सभी लोगों का विकास करेंगे। तय हुआ, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बसपा और सपा 4 पार्टियां 2018 में उपचुनाव गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर लड़ी और जीत के हासिल किया। जीतते ही इन लोगों ने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी ने जीता है, बाकी 3 पार्टियों का नाम गायब कर दिया। 1 साल उनके साथ रहे, जिन्होंने वादा नहीं पूरा किया तो मजबूरन हमें लास्ट आवर में जाना पड़ा। तो आज के दिन में हम इन लोगों की गलतियों की वजह से, इन लोगों ने जो धोखेबाजी कर रहे हैं, 10 मार्च को भी पाला बदल सकते हैं क्या फिर? नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि आज के दिन में जो हम जिस मुद्दे के लिए पार्टी बनाए हैं वो मुद्दे
राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार तय कर सकती है। और केंद्र में दूर दूर तक कोई और नजर नहीं आता मोदी जी के अलावा। तो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी लोगों ने तय किया कि किसी भी तो आज हमारे मंच पर यहाँ TV9 भारतवर्ष पर आप मतलब बिल्कुल आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि नहीं बदलेंगे पाला, आगे हम नहीं देखेंगे आपको किसी और पाले में वापस जाते हुए। नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम लोग तटस्थ राजनीति करते हैं। हम निषाद राज को, जब सेना नहीं थी, निषाद राज ने सेना दिया राम को, श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ। राम की कैबिनेट में निषाद राज आए तो राम राज आया, हम लोग आए तो राम मंदिर। 70 साल का जो है राम, देखिए धारा 370 खत्म हुआ राम मंदिर पर। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो जरूर देर सवेर करती है। तो हमें उम्मीद है कि हम लोगों के जितने मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश की सबकी सरकारों के देखा कि जब इनके हाथ में कलम था तो उल्टा ही कलम चलाए, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उम्मीद है कि सारा काम करेगी। अनुप्रिया पटेल जी, आपसे मेरा एक सवाल ये कि हम क्योंकि इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं और इसकी बहुत चर्चा भी है और पिछले कई सालों से होती रही और इस चुनाव में और बहुत ज़्यादा प्रमुखता से हो रही है, क्या आपके मुताबिक प्रमुख वजह है कि ओबीसी वोटर का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां, उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों, उसकी क्या वजह है? ओबीसी वोटर का जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल है, तो मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहले तो मेरी आपत्ति इस विषय से है कि ओबीसी वोटर की बात चुनाव के ठीक पहले ही क्यों की जाती है। उत्तर प्रदेश की आबादी का 50% से ज़्यादा ओबीसी वोटर है, तो निश्चित रूप से ओबीसी वोटर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर आप प्रदेश का राजनीतिक इतिहास देखें तो जिधर ओबीसी वोटर रहा है, राजनीतिक दलों को सत्ता नसीब हुई है। लेकिन ओबीसी के हितों की बात निरंतर 5 साल होनी चाहिए। मैं आपके चैनल से भी आग्रह करूंगी कि जो सवाल आज आप उठा रहे हैं चुनाव के वक्त, और तमाम चैनल्स को मैं देख रही हूं कि इस वक्त ये सवाल उठाया जा रहा है, तो ये सवाल 5 साल आप उठाइए। तो उत्तर प्रदेश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो 50% से ज़्यादा ओबीसी का है, उनके हक में शायद सरकारें और जागेंगी और ज़्यादा काम करेंगी। और जो दल आज ये सवाल उठा रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। और आप पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। आपका तो इतिहास है, आपने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है, आपको कई बार मौका मिला है और इन्हीं पिछड़ों की वजह से मिला है। और लोगों ने भी आपको वोट किया है, लेकिन पिछड़ों के संख्या बल को देखते हुए आपको यदि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का अवसर मिला तो पिछड़ों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो क्या आपने तब पिछड़ों का इतना ख्याल रखा? और पिछड़ों के हक में आपने इतने टेन्योर जो निकाले, आपकी क्या उपलब्धियां आप गिनाइए। हमने तो बहुत उदाहरण दिए। मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। ये मांग नई नहीं है, पुरानी है, कई वर्षों तक संसद के अंदर मांग होती रही, लेकिन इस दिशा में काम किया। तो हमारे पास तो उदाहरण है, आपके पास उपलब्धियां, आप गिनाइए। लेकिन अनुप्रिया जी, ये क्या एक ही दल करता है या ये सभी दल करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव आने से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है, प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है, आपको बहुत समय के बाद उसमें जगह दी गई। तो ये चुनाव के पहले ही क्यों होता है? ये तो राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए। क्या सिर्फ एक राजनीतिक दल मलाई काट रहे हैं ओबीसी वोटर के सहारे, या सब यही कर रहे हैं? मैंने इसीलिए इस विषय को आपसे कहा कि आपके चैनल से मैं अनुरोध करूंगी कि आप ओबीसी के हक की बात और हक के उनके सवाल जो हैं उसे पूरा 5 साल उठाइए। तो तमाम राजनीतिक दलों को यह एहसास होगा कि सिर्फ चुनाव के समय आप ओबीसी की बात नहीं कर सकते। आपको ओबीसी की बात करनी है, आप ओबीसी के वोट पर सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, 5 साल आपको उनके लिए काम करना है। ये सब पे लागू होता है। तो फिर तो ये ओबीसी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों से भी पूछा जाएगा कि आप भी 5 साल सड़क पर उतरकर ओबीसी मुद्दों पर संघर्ष करिए। बिल्कुल, आप करेंगे तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल, मैंने इसीलिए तो आपसे कहा कि जो दल आज ये सवाल उठा रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आपने एक बार नहीं अनेक बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए। आप ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने क्या किया ओबीसी के कल्याण के लिए? आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है लंबी फहरिस्त होगी गिनाने के लिए कि हम तो सुनते सुनते थक जाएंगे, इतना कुछ आपने किया होगा। तो इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। अनुप्रिया जी, क्या आप ये सवाल संजय निषाद जी से पूछ रहे हैं कि इलेक्शन पास आए तो उन्हें फिर निषादों के आरक्षण की अचानक याद आ गई? देखिए, संजय जी हमारे सहयोगी हैं। आज हमारे गठबंधन में संजय जी शामिल हुए हैं, एक लंबा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं
और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो आए हैं तो निश्चित रूप से जिस समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया है उसके हितों से जुड़े हुए विषयों को तो वो रखेंगे ही। वैचारिक विषयों को लेकर ही कोई दो दल आगे बढ़ते हैं। अपना दल भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है तो कुछ मुद्दों पर हम आए हैं। तो संजय जी के भी अपने विषय हैं और उनको पूरी स्वतंत्रता है और रखना भी चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। अनुप्रिया जी, आपसे और संजय जी आपसे दो सवाल, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त पूरे यूपी इलेक्शन के वो है। हर कोई जानना चाहता है 10 तारीख को जो होगा वो होगा, लिस्ट का क्या होगा, लिस्ट कब आने वाली है, सीटों का क्या होगा? देखिए, जहाँ तक मेरी पार्टी अपना दल की बात है तो हमारी कई दिनों से बातचीत चल रही है और हर सीट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पार्टी की अपनी अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप एक सूची हमने तय की है। कुछ सीटों पर हमारी सहमति बन गई है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है, इसलिए हम समय आने पर उसको भी स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि इस सीटों का मसला बहुत पेचीदा होता है। बस ऐसा नहीं है कि हमने एक लिस्ट शेयर की, उन्होंने एक लिस्ट शेयर की और हो गया। हमें एक एक सीट के इक्वेशंस को डिस्कस करना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग होता है और जाहिर सी बात है कि दो दल हैं, दोनों के कार्यकर्ता हैं, सबकी अपेक्षाएं हैं, तो उसके बीच में एक संतुलन बनाने का जो काम होता है वो दोनों दलों को करना पड़ता है, इसलिए उसमें समय लगता है। तो थोड़ा और समय लगेगा, हम सीटों की संख्या स्पष्ट करेंगे। पर पहले से ज्यादा सीटों पे आप लड़ेंगे इस बार चुनाव? बिल्कुल, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। कितनी ज्यादा? ये जब हम संख्या आपके सामने रखेंगे तो आप देखेंगे अपना दल का एक बढ़ा हुआ आकार भी आपको दिखाई पड़ेगा। संजय निषाद जी, यही सवाल राहुल जी ने आपसे भी पूछा है, तो आप भी अगर बता पाएं कि ये लिस्ट आपको पता है, आपको बताया गया, कब तक फाइनल हो जाएगी? निश्चित रूप से जो अनुप्रिया जी ने कहा वो सही है कि कोई भी जो दल होते हैं उनके कार्यकर्ता उनकी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन जो जीत के लिए आते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठबंधन किए जाते हैं, उसके लिए उस सीटों पर चर्चा होती है और निश्चित रूप से समय समय पर वो सीट के वो सूची आ जाएगी। नहीं तो पेच लेकिन कहाँ फंसा है? एक बात मैं जरूर कहाँ फंसा है, अगर वो भी बताएंगे कोई तो पेच नहीं फंसा है, दर्शकों। पेच नहीं फंसा। जीत के लिए जो समीकरण तय होते हैं, कि जीत के लिए जो सर्वे आते हैं और कौन से, चूंकि पहले दो दल थे, हम प्रिया जी थी और अपनी भारतीय जनता पार्टी थी, अब एक मैं आ गया, तो निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं अनुप्रिया जी की वजह से आपकी भी मामला लटक गया हो? नहीं, कोई नहीं मामला, जो कि सबके कार्य क्षेत्र लगभग बटे हुए हैं, मिलजुल के हम लोग सहयोग की भावना से आए हैं, सहयोगी दल के रूप में हम लोग आए हैं और सहयोग के लिए हम लोग अपने इस पार्टी के विचारधारा को, विचारिक पार्टी की शक्ति को। लेकिन एक बात जो पहले छूट गया था उसे हम शेयर करना चाहूँगा कि जो आज पिछड़ी जातियों का जो बात चल रहा है कि इनका किधर है, लेकिन इसमें इस देश में कुछ ऐसी जातियाँ हैं कि जो न पिछड़े हैं, न अनुसूचित हैं, न अगड़े हैं, इनकी भी तो चर्चा हो जानी चाहिए। जो लटकू राम बने हुए हैं 70 साल से, राष्ट्रपति कहते हैं कि अनुसूचित हैं, इनकी गिनती 1961 से कहते थे अनुसूचित हैं, उनकी उपजातियों को पिछड़े में डाल के पिछड़ा पिछड़ा कहते हैं। 31 अगस्त 2016 को राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर दिया कि ये पिछड़ी जातियाँ पिछड़ी नहीं है, इन्हें निकाल दिया जाए, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो ऐसे में ये जो नेता, जो पार्टियाँ पिछड़े की बात कर रही हैं, तो ऐसी जातियाँ जो इनकी सरकारें बनाते रहे हैं कि उनके लिए भी चर्चा होनी चाहिए कि इनका क्या होगा, कैसे लटके रहेंगे, कि बसपा आएगी स्टे ले लेगी, समाजवादी पार्टी आएगी निकाल देगी। तो ऐसी जातियों को भी तो ख्याल होना चाहिए, वोट तो उनके भी तो हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी, मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और आरजीआई को बैठक कराया। आरजीआई से कहा भाई जो तुम्हारे यहाँ सूचीबद्ध है ऐसे लोगों की सूची बनाओ और उस पर जो भी संवैधानिक तरीका होता है उसे अपनाओ, जल्दी करो। उन्होंने कुछ किया भी और उन्होंने किया। तो ऐसे में और दलों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि भाई सभी लोगों का अगर आप वोट चाहते हो, भर्ती करते हो, उनके नेताओं को नाम लेते हो, तो उनके जो मुद्दे हैं, जो चाहे आरक्षण संबंधी हो, चाहे उनकी हिस्सेदारी संबंधी हो, तो उस पर भी उनकी चर्चा, उनकी आवाज़ खुलनी चाहिए कि इन जातियों का हम करेंगे 70 साल से क्या करेंगे, आगे जो मौका मिला था 30-70 साल से तो करके दिखाए होते तो आज कहना नहीं पड़ता। रहा सीट का, तो सीट अभी हम 3 साल से आए हुए। 2016 में मैं 16 अगस्त 2016 को दल का गठन कराया हूँ। आज पहला चुनाव 2017 लड़ा था, 2019 में सहयोग किया था। निश्चित रूप से हमें सम्मानपूर्वक, सम्मानजनक भारतीय जनता पार्टी सीटें दे रही है। समय आने पर सूची आ जाएगी। पर ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं पर एक बड़ा आरोप ये लगता है संजय जी की अमूमन गठबंधन में सीटों पे जो पेच फंसते हैं वो परिवार के लोगों के लिए टिकट मांगने, सीट मांगने पे ज्यादा फंस जाते हैं। आपके साथ भी ऐसे तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के साथ, हम लोगों के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहले से जो तैयारी किए हुए हैं और वो जीत के समीकरण में हैं, और जो जीत के समीकरण में उनको भारतीय जनता पार्टी देने में कोई दिक्कत नहीं। 2-4 सीटें ऐसी हैं जिस पे चर्चा चल रही है, वो फिर जल्दी उस पर चर्चा होकर वो सामने आ जाएगा। और
ऐसा तो नहीं है कि आप लोग दोनों की वजह से एक दूसरे का पेच फंस रहा हो कि मुझे 15 उसको 17 नहीं मुझको 19, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो तो दर्द उन्हें हो रहा है जिनकी दुकानें बंद हो रही प्रदेश में हम लोगों के वोटों से। अच्छा निशाद जी, आपकी एक और मांग थी और आप क्योंकि कह रहे हैं कि बीजेपी सारी मांगों को पूरा भी कर रही है और पूरी तरह से ओबीसी वोटर के साथ खड़ी है। आप डिप्टी सीएम मांग रहे थे, उन्होंने एमएलसी बना दिया, तो वो मांग अभी भी बरकरार है पुरानी वाली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, एक नीचे कार्यकर्ता को कुछ भी बना सकती है। तो वो मेरे समाज का एक सुझाव था, मांग नहीं था। हम लोगों की एक ही मांग है, एक ही सपने हैं कि हमारे समाज की जो 2 जून की रोटी छीनी गई, कपड़े मकान छीने गए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार छीने गए, इनके रोजी रोटी सब कुछ छीना, संविधान में मिला हुआ हक छीना गया, इन्हें वापस हो जाए, इन्हें मिल जाए, पुनः विकास की मुख्यधारा में आ जाए। ये हम लोगों की मांग है, ये हम लोगों के सपने हैं। अनुप्रिया जी, ओबीसी जनगणना को लेकर के बीजेपी क्या कह रही है आपसे? आप लोग कहते रहे हैं जातिगत जनगणना की बात उठती रही है, बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती है जातिगत जनगणना, आप उसके सहयोगी हैं, हो पाएगा ये? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो शायद पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया, लेकिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन आज के दौर की जो भारतीय जनता पार्टी है उसने वो ऐसे निर्णय किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। तो ऐसा नहीं है, किसी विषय को हम सिर्फ ये सोचकर नहीं मान के बैठ सकते हैं कि आज यदि उस विषय पर सहमति नहीं है तो भविष्य में कभी उस विषय पर सहमति नहीं हो सकती। निश्चित रूप से अपना दल कास्ट सेंसस का समर्थक है और हमारा ये मानना है कि 1931 के बाद हमने देश में कास्ट सेंसस नहीं किया, और देश के अंदर यदि हमारे सोशल फैब्रिक का आधार ही जातीय व्यवस्था है तो उसे हम नकार भी नहीं सकते। और इसलिए अगर विभिन्न जातियां उपजातियां जो भारत के समाज में रहती हैं, यदि हम उनकी गणना करें तो ऐसा ये पूरी तरीके से व्यापक समाज हित में है और सरकारों के पास भी प्रामाणिक आंकड़े आएंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो सरकार योजनाएं चलाती है उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन भी वो होगा। आपके हिसाब से तो ठीक है, पर नहीं, भारतीय बीजेपी की जनता- जो राजनीति है उसमें अगर वो ये करते हैं तो उनको पता है कि उनका जो जनरल कास्ट वाला वोटर है वो उनसे छिटक जाएगा, दूर हो जाएगा, इसलिए वो बार बार बच रहे हैं। जैसा दबाव आप लोग सीट के लिए बना रहे हैं वैसा दबाव क्या जातिगत जनगणना के लिए बना पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का अपना एक संख्या बल है, चाहे राज्य की विधानसभा में हो या देश की संसद में हो, और हमारी पार्टी की जितनी राजनीतिक ताकत है उसके हिसाब से हम अपने पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए विषयों को और जो विषय हम अहम समझते हैं उसे हम हमेशा अपने सहयोगी दल के सामने रखते रहते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी विषय का समाधान तुरंत हो जाए, लेकिन एक निरंतरता बनी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात का पक्षधर है कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तो एक हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, आशावादी हो सकते हैं कि भविष्य में ऐसी संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। अपना दल तो निश्चित रूप से उसकी मांग करता रहेगा, हम अपने सहयोगी दल से बात भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करना है वो उनकी अपनी कार्यकारिणी तय करेगी। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी पार्टी है और समाज के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है। लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से निरंतर इस विषय पर उनसे बात कर भी रहे हैं और हमारे गठबंधन का एक स्पष्ट नजरिया हो, ये बात हमने कही भी है एनडीए की बैठकों में। हम भी इसका समर्थक हो, लेकिन इस पे आवाज़ मैं हमेशा उठाता रहता हूँ, चाहे प्रेस से, चाहे मीडिया से, चाहे ज्ञापन से, कि जो जाति विसंगति है कि उनका नाम कहीं एससी में है, कहीं ओबीसी में है, तो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो विसंगति पहले दूर हो जाए तो निश्चित रूप से उसके बाद ही जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार तो 1961 में गिनती हुई कुछ जातियों का, वो 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 लाख, उनको गिनते गिनते 3000, 4000 कर दिया, एक जाति को 2 करोड़ 24 लाख कर दिया। तो ऐसी सारी विसंगति जो हुई हैं, उस विसंगतियों को दूर करके जाति गणना होना चाहिए, ये हमारी हमेशा निरंतर मांग रही है और निश्चित रूप से इसमें हम लोग कामयाब भी हो जाएंगे। संजय निषाद जी, एक और पार्टी है जो निषादों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, वो भी मैदान में है, तो वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाएगी क्या?
और अगर ऐसे बहुत से दल खड़े हो जाएंगे तो फिर तो वोट बढ़ता ही चला जाएगा। और अच्छा होगा, कम से कम जितने अधिक लोग आवाज़ उठाएंगे, जितने ज़्यादा नेता रहेंगे, चूंकि लीडरलेस सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में लीडर ही नहीं थे, कम से कम मैं उनको धन्यवाद दूंगा। कम से कम समाज की आवाज़ उठाने के लिए जितने अधिक से अधिक लोग आते हैं उतने लिए समाज का भला होता है। उसमें हम लोगों को कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है उनकी आवाज़ उठाने से। उसे लगता है कि समाज में समस्याएं हैं, इस समाज के साथ भेदभाव हुआ है, इस समाज के पास धोखेबाजी हुआ है, और वो धोखेबाजों को चिन्हित करने के लिए अगर कई लोग आते हैं तो और अच्छे से होता है कि वो धोखेबाज हट जाते हैं। हटने के बाद उनकी समस्या का जो समाधान कर सकता है, ऐसी दल आते हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ हम लोग हैं। धोखेबाजी किसने की? पिछली सरकारों ने की, कांग्रेस ने धोखेबाजी की। उसने हमारे इस देश का वोट लिया सबको। उन्होंने एक मुकुल वासनी और शैलजा ने, उनके नेता है, मैंने आरटीआई में मांगा और फाइल गायब करा दी। उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा रखा। उन्होंने कहा भाई हम लोग तालघाट नदी छीनी गई, सबका वोट लिया, किसी का रोजी रोटी छीना जा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में पिछड़ों के नाम पर उन्होंने वोट लिया, तो उन्होंने कहा था ऐसा करेंगे, तो उस तरीके का उन्होंने 30 साल से, अगर उत्तर प्रदेश की सपा बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, तो सभी जातियों के साथ समाजवाद के नाम पर आया, उन्होंने दलित बात के नाम पर उनका आया, तो और जातियों के लिए क्यों नहीं किया? आज के दिन में हमारे लोग जाते हैं किसी थाने में, तो हमारे लोग इंतजार करते हैं कि कोई एक होमगार्ड, एक सिपाही मिल जाए तो हम दरोगा और सीओ से बात कर ले अपनी। किसी ब्लॉक में जाते हैं तो एक चपरासी बाबू खोजते हैं, तो नहीं मिलता। कोई कचहरी में जाते हैं तो उनको एक दुख होता है कि मैंने हाथी साइकिल बटन दबा दिया, उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा हो गए, हम लोगों के माँ के कोख से जो है मजदूर पैदा हो गए। तो इसीलिए तो 2014 से लगातार ऐसा धोखा देने वाली सरकारें उत्तर प्रदेश से गायब हो रही हैं। लेकिन फिर ये कहाँ तक जाएगा राजनीति में? आप ये कह रहे हैं कि हम कहीं पर भी जाएं तो वो, हम अगर अपनी बात कहेंगे तो निषाद समाज का कोई वहां खड़ा होगा तो हम अंदर जा पाएंगे और अपनी बात रख पाएंगे। क्या यही इसी तरह से अगर चलेगा तो फिर कहाँ तक जाएगी राजनीति? मतलब हर जाति के लोगों को अपने जाति के लोग ही चाहिए होंगे, तभी वो पुलिस थाने में जा सकते हैं, तभी वो अदालत से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? आपको उदाहरण, सब सारे समाज के लिए न्याय की बात क्यों नहीं? आपको उदाहरण दे दूं कि आज के दिन में एक ऐसी जिला पंचायत में गोरखपुर में एक चौरी चौरा है, हमारे जाति के लोग, 2 लोग जिला पंचायत जीते हुए थे, एक अधिकारी थे, अपने जाति का हारे हुए 2 कैंडिडेटों को दे दिया, ठीक, उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया, चुनाव आयोग के लिस्ट में जारी कर दिया है, नेट पर चढ़ गया। जब हमारे लोगों ने दंगा फसाद किया तो फिर से इंक्वायरी हुई, शाम तक उसमें आया, तो उस अधिकारी ने कहा, मैं इसलिए कहा, जब पुलिस ने इंक्वायरी पूछी कि भाई हमारी सरकार आएगी तो मुकदमे खत्म हो जाएंगे, तो इस सोच के लोग हैं, इसीलिए तो उन्हें हटाया जा रहा। मैं तो चाहता हूं कि सभी जातियों को संख्या के हिसाब से उन्हें हर क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उसमें योग्यता का भी ध्यान होना चाहिए। सभी लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें अवसर मिलने चाहिए। अनुप्रिया जी, लेकिन सवाल यह है कि 21वीं सदी में, इसे हम थोड़ा सा अफसोस की बात भी कहेंगे कि हमारे यहाँ चुनाव आज भी जातियों के आधार पर लड़े जा रहे हैं। जहां मुद्दा डेवलपमेंट होना चाहिए वहां पर आज हम जातियों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी की यूपी की स्थिति है भी ये कि पूरी तरीके से जातिगत चुनाव हो गया है। आपको लगता है कि इसका कोई फायदा मिल पाएगा, इसका कुछ मुद्दा आगे बढ़ पाएंगे, या फिर जो कोर इश्यूज हैं लोगों के वो पीछे रह जाते हैं और जातियों पे सियासत आगे बढ़ जाती है? पहले तो मैं एक बात पे आपको करेक्ट करना चाहूँगी। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए मैं ऐसा सुनती हूँ कि जाति की राजनीति होती है। पूरे देश के हर राज्य में जाति की राजनीति होती है। पूरे देश के हर राज्य में गांव-गांव तक जातियां हैं, जाति व्यवस्था है। हर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंस्टिट्यूएंसी पे जब टिकट देती है, कैंडिडेट डिसाइड करती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, वो कास्ट इक्वेशंस होती हैं। अगर आपके समाज की संरचना जातीय आधार पर है तो आप कब तक जाति व्यवस्था से मुंह फेरेंगे? हम जातियों को खत्म नहीं कर सकते। वी हैव लिव्ड विद इट फॉर एजेस, फॉर इयर्स, फॉर जनरेशंस। आप नहीं हटा सकते इसको। पर अनुप्रिया जी, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। यदि जाति आधारित समाज है तो आपको जातियों को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, क्योंकि आज हर जाति, हर वर्ग में अपेक्षाएं हैं। और सबको प्रतिनिधित्व देने की बात जब मैं करती हूं तो मैं कतई नहीं कहूंगी कि आप दोनों मुद्दों की तुलना नहीं कर सकते कि इसमें हम विकास को महत्व नहीं दे रहे हैं। विकास तो हमें करना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम क्रिएट करेंगे ही, सड़कें हम बनाएंगे, एयरपोर्ट्स हम बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस हम बनाएंगे। ये हमारा दायित्व है किसी भी सरकार का जिसको शासन सत्ता में आने का अवसर मिला है। लेकिन एट द सेम टाइम
हमारे राज्यों की विधानसभाओं में, हमारे देश की संसद में, हमारे ब्यूरोक्रेसी में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हमारे जितने भी इकोनॉमिक स्फीयर्स हैं, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित अनुप्रिया होनी जी, मैं चाहिए। यही आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं किसी ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि आज के वक्त में राजनीतिक पार्टियां जब अपने टिकट का अनाउंसमेंट करती हैं तो उससे पहले वो बताती है कि हमने इतने ब्राह्मणों को टिकट दिया, इतने ठाकुरों को दिया, इतने ओबीसी को दिया, इतने दलित को दिया। वहां उम्मीदवार की काबिलियत नहीं होती है, वहां उम्मीदवार की जाति होती है। तो जहां काबिलियत नहीं होगी वहां विधानसभा में चुनकर जो लोग पहुंचेंगे, क्या वो लोकतंत्र के लिए, क्या वो विकास के लिए कुछ काम कर पाएंगे? देखिए, ये तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अयोग्य लोग राज्यों की विधानसभाओं में और देश की संसद में बैठे हुए हैं। हमारे संजय जी भी आज विधानसभा में बैठे हैं, मैं स्वयं संसद में हूं, और हमारे राज्यों की विधानसभाओं के और संसद के सफर को आप देखिए, आप डिबेट्स को देखिए पार्लियामेंट की, लोगों का योगदान है। और सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति है चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, वो समाज के बीच में, आम जनमानस के बीच में बहुत काम करके अपना एक ग्रास रूट रियल टाइम एक्सपीरियंस लेकर आता है। और ऐसे व्यक्तियों के योगदान से हम बेहतर योजनाओं का निर्माण भी कर पाते हैं। सार्वजनिक जीवन में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस होती है, इसको कभी डिनाई नहीं किया जा सकता। और राजनीतिक पार्टियां ये बताती हैं क्योंकि उन्हें भी ये दिखाना है और ये मैसेज देना है कि हम सर्वसमावेशी हैं, हम सबको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और सबको साथ में लेकर हम विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन अनुप्रिया जी, जो राहुल भी पूछ रहे हैं वो ये कि ये हम कहाँ तक जाएंगे? मतलब ये अभी हमने पहले देखा कि यादवों की पॉलिटिक्स हुई, अब ओबीसी की पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें भी फिर अलग अलग दल और अलग अलग गठबंधन हम देख रहे हैं। 7% को इतना मिलना चाहिए, 6% वाले को इतना मिलना चाहिए, 10% जिसका वोट बैंक है उसको ऐसे इतना मिलना चाहिए। तो ये कहाँ, सबको अपना अपना प्रतिनिधित्व चाहिए होगा, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर उसका क्या? सबके लिए क्यों नहीं? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो माता पिता अगर 4 बच्चों के साथ बराबरी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो परिवार के अंदर जो यूनिटी रहनी चाहिए उसमें समस्या आएगी। आपको सभी के साथ न्याय करना पड़ता है, सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। हम कभी भी अगर इस फिलॉसफी के साथ चलेंगे कि कुछ लोग ही आगे आए और एक बहुत बड़ा समाज पीछे रह जाए, तो हम इस देश को आगे लेकर नहीं जा सकते। हमें सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, सबकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि इस देश में क्षेत्रीय दलों का उदय क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रीय दल, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं समाज की और विभिन्न वर्गों की, ऐसी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं जिन पर राष्ट्रीय राजनीति कभी केंद्रित हो ही नहीं पाई। आपकी जो तो अपेक्षाएं हैं, क्षेत्रीय वो पूरी दलों का होने जो वाली हैं। उदय हुआ वो भी इस कारण हुआ कि समाज के बहुत सारे वर्गों की ऐसी अपेक्षाएं हैं, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाना पड़ा, और वो आई और उनका समाधान भी हुआ। इसलिए हर वर्ग की अपेक्षाओं की पूर्ति का माध्यम और रास्ता तो हमें बनाना ही होगा। और आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आपकी मांग है, वो सारी पूरी होने वाली हैं, वो हमें जल्दी पता लग जाएगा। उसका कोई आंकड़ा अगर बता दें तो। देखिए, हमारी बातचीत चल रही है, मैंने पहले भी कहा, और अभी शायद मेरे लिए उचित नहीं होगा मैं किसी आंकड़े का जिक्र करूं, क्योंकि बातचीत अभी प्रोसेस में है और हम साथ में ही इसकी औपचारिक घोषणा लेकिन आप करेंगे। इतने पुराने सहयोगी हैं, इतनी बार आप साथ रह चुके हैं, फिर इतनी लंबी चर्चा चलने की क्या वजह है कि इतनी लंबी और इतनी दूर तक? क्योंकि हम जहां इस समय खड़े हैं अब चुनाव के माहौल में, उसमें तो सब लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं, तो इसमें क्या ज्यादा समय नहीं लग गया? और इसकी वजह क्या है? नहीं, ज़्यादा समय तो निश्चित रूप से लगा है, और जैसे 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 प्रथम चरण या द्वितीय चरण या तृतीय चरण में कुछ सीटें हमें लड़नी है तो हमने उसके अपने सीटों को फाइनल करके प्रत्याशी तय भी कर दिए हैं। लेकिन हाँ, जो हमारा छठा चरण है या 7वां चरण है या 5वां चरण है, कुछ हमारी ऐसी सीटें हैं जिस पे हम अभी बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अपेक्षाएं दोनों तरफ होती हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता होंगे जो शायद किसी एक सीट पर दावेदारी कर रहे होंगे, उन्होंने भी उस सीट पर 5 वर्ष, 2 साल, 3 साल तैयारी की होगी। अपना दल के भी कुछ हमारे कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने भी तैयारी की होगी। तो ये अपेक्षाओं के बीच में संतुलन बनाने की प्रक्रिया थोड़ी टाइम टेकिंग होती है। उस संतुलन को बनाने में हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, इतना मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों के मन में, दोनों दलों के अंदर एक साथ चलने की, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति प्रबल है। संजय जी, आप बात तो अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान और विकास की करते हैं,
लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो जो अब आप कंफर्म कर दीजिएगा, लेकिन जो खबरें चल रही हैं उसमें बीकापुर से आप जितेंद्र सिंह बबलू को टिकट देने वाले शायद, और धनंजय सिंह को भी टिकट देने की आप तैयारी कर रहे हैं। 2017 में मैं नया था, उस समय नई पार्टी थी, और 2016 से 17 एक साल के अंदर हम लोगों ने जो सीखा था उसके हिसाब से हो गया। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और एनडीए का पूरा साफ है नियत कि इस बार अच्छी छवि के लोग और पार्टी, समाज और कार्यकर्ताओं के बीच जिनकी छवि अच्छी हो, पसंद हो, ऐसे लोगों को टिकट दिए जाएंगे। बाकी अफवाहें क्या चल रही हैं, क्या कह रहा कोई, आप देखिएगा जिस समय सूची जारी होगी उस समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले सूची जारी की उसमें कुछ सहमति बनी थी। कुछ हमारे लोग हैं जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको उन्हें दिया गया, वहाँ उन्होंने लड़ा रहे हैं। आज के दिन में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हमने, चूँकि नए दल हैं हम लोग, ज़्यादा भी हम लोग विकास नहीं कर पाए थे, तो ज़्यादा सीटें पूर्वांचल की हैं। उसमें निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से ज़्यादातर सीटें लड़ेंगी। किसी बाहुबली को आप टिकट नहीं देने वाले? नहीं, इस बार अच्छी छवि, मैंने बताया ना, जनता और पार्टी के लोग जो तय कर रखा है एनडीए ने उसी के हिसाब से हम लोग टिकट देने वाले हैं। अलग से हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि हम किसी को चाहे उसे टिकट दे दें। क्योंकि बड़े भाई हैं, उन्हीं के पैनल पर हमें चुनाव लड़ना है। वो बूथ, उनके जो बूथ हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, दोनों के समन्वय, उनके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, जब सभी तालमेल के साथ रहेंगे तभी जीत होगा। इसलिए हम लोगों ने मिलजुल के तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा तय किया उसी हिसाब से हम लोग टिकट देंगे। निषाद जी, आपने ये भी कहा कहीं पर कि अगर धोखा नहीं मिला होता तो हम बीजेपी के साथ क्यों जाते, तो आप विचारधारा के लिए या समाज के उत्थान के लिए नहीं आए हैं बीजेपी के पास, धोखा मिला इस वजह से आए हैं? नहीं, उस विचारधारा को लागू करने के लिए लोगों ने जो वादा किया था सपा और बसपा ने, तो उस विचारधारा के साथ धोखा किया। और भारतीय जनता पार्टी ने उस विचारधारा के साथ समन्वय स्थापित करके उन्होंने कहा कि समय दीजिए, हम धीरे धीरे उसे लागू कर रहे हैं। ढेर सारे चीज़ें आपने लागू कर रखा। आपने देखा होगा कि मेरा एक साथ के मत्स्य मंत्रालय अलग हो जाए, उन्होंने किया। मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य जो कभी बजट नहीं पास होता था इन गरीबों के लिए 20,000 करोड़ रुपया दिया। निषाद राज का किला बहुत उपेक्षित था, उसे पर्यटक स्थल घोषित किया, कई हजार करोड़ रुपया दिया। निषाद राज और राम की पहचान गायब कर रखा था। कितने लोगों ने तो पिछली सरकारों ने कहा राम नाम ही नहीं कुछ है, गलत है। उनके नाम पर आज के दिन में कम से कम निषाद राम के गले लगे मूर्ति लग रही है। पूरा आरक्षण के मुद्दे पर मूवमेंट जो था कि सही दिशा में जाना, कि पिछली सरकारें कहती थी कि ये ले लो, हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था, मेरा मामला इंक्लूजन का करके हमें रोका गया, 30 साल से बजाया गया। तो आज एक्सप्लेनेशन के लिए आरजीआई कर रही है। तो मेरे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी हल कर रही है, उस विचारधारा के हिसाब से उनके तालमेल है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया निषाद जी, इन सारे सवालों का आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। अनुप्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पैनल में चर्चा में शरीक होने के लिए।